नमस्कार साथियों, आज है इतवार और घड़ी ने बजा दी है 4। मुझे पता है आपको था हमारा इंतज़ार। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का यह विशेष संस्करण, जिसमें आपकी अपनी आकृति आपके साथ आ चुकी है। इससे पहले कि हम सेशन शुरू करें, आप सभी से गुजारिश है कि अपने जानने वालों को, अपने शुभचिंतकों को यहाँ मेंशन करते जाएं, क्योंकि आज का विषय बहुत ही अद्वितीय विषय है। इस पे हम लोगों ने पहले भी थोड़ी बहुत बातचीत की थी, लेकिन आज का सेशन फुल्ली फोकस्ड है पूर्वांचल की धरोहर, पूर्वांचल की कृषि संस्कृति का एक अभिन्न अंग, या यूँ कहें कि दुनिया में पूर्वांचल को एक अलग पहचान देने वाली वैरायटी काला नमक पर। और जब भी काला नमक की बात आएगी तो आपको यह जश्न मनाने का भी अवसर मिला कुछ दिन पहले कि हमारे काला नमक को जीआई इंडेक्स में शामिल कर लिया गया। अक्सर क्या होता है कि हमें कोई भी अचीवमेंट मिलती है, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी गौर किया आपने कि उस अचीवमेंट के पीछे हु इज़ द मैन? तो आज का जो सेशन है, आज हम आपका परिचय उन्हीं से कराएंगे जिन्होंने गोरखपुर के काला नमक वैरायटी को दुनिया में पहचान दी। हमारे साथ आज हमारे बीच उपस्थित हैं गोरखपुर ही नहीं, दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामचंद्र चौधरी सर। सर प्रणाम सर, हार्दिक अभिनंदन है सर। हमारे दर्शकों को आपका प्यार भरा नमस्कार है। आज हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें रामचंद्र चौधरी सर की, तो आप पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन PRDF के डायरेक्टर हैं, आप उसके ओनर हैं। और इसके अलावा अगर सर की एकेडमिक जर्नी की बात करें, वो तो शानदार रही ही, लेकिन इसके साथ जो इनके अचीवमेंट्स की लिस्ट है वो इतनी लंबी है कि बात करते करते हम थक जाएं और अचीवमेंट्स ख़त्म ही ना हो। वैसे अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो सर ने पंत नगर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और क्रॉप ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर के रूप में काम किया। उसके बाद आप राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ पे भी आपने डायरेक्टर पद को अलंकृत किया। तत्पश्चात सर ने नाइजीरिया में सर्विस दी, आपने वर्ल्ड बैंक में काम किया। उसके बाद आप ईरी फिलीपींस में चले गए और वहाँ पर 110 देशों को जोड़ने का काम करते हुए आपने ग्लोबल कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सशक्त भूमिका निभाई। उसके बाद सर आप गोरखपुर आ गए और आप रिटायरमेंट के बाद आप यहाँ आए। तो सर हम ये सारी बातें करेंगे, आपकी जर्नी शेयर करेंगे हमारे दर्शकों से, लेकिन उससे पहले सर आप कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है। कोविड पीरियड में भी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और सक्रिय है, सबसे बड़ी बात ये बहुत बड़ी बात सर आपने कही, सक्रिय। जहाँ पे सब लोगों ने हार मान ली, जहाँ सब घबराए हुए थे, ऐसे में आप सक्रिय रहे। क्या क्या कारण रहे, क्या क्या ऐसे मूल मंत्र रहे जिन्होंने आपको सक्रिय रखा? ऐसा लगा कि जैसे समस्याएं हमको बैठने नहीं देती। बच्चों की समस्याएं तो नहीं रही, वो सारे सेटल हो गए अपने अपने धंधे में, लेकिन जो यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं वो कभी चैन नहीं लेने दी। और जब चैन नहीं लेने दी तो जाहिर बात है सक्रिय रहना पड़ता है। बिना सक्रिय रहे उन समस्याओं का समाधान मिलेगा नहीं, इसलिए सक्रिय रहे। क्या बात है, यानी कि जब हम सक्रिय रहेंगे तो व्यस्त रहेंगे, और व्यस्त रहेंगे तो निसंदेह प्रसन्न रहेंगे। सर आज का जो हमारा सेशन है, हमारे दर्शकों के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो हम सबसे पहले अपने दर्शकों से भी जुड़ जाते हैं। और आप सभी से भी निवेदन है कि आप अपने अपने प्रश्नों के साथ फुल्ली एकदम तैयार रहें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंजना श्रीवास्तव जी, अमरनाथ जायसवाल जी। अमरनाथ जायसवाल जी को अभी कोरोना वॉरियर का सम्मान दैनिक जागरण के द्वारा दिया गया, सर हार्दिक अभिनंदन है। सैयद असीम रऊफ सर जुड़ चुके हैं, सर बहुत प्रणाम, आपका प्रेम दैनिक जागरण को मिलता रहता है। सर अब हम आगे की बात करें, जैसा कि आपकी जर्नी के बारे में जब भी बात होती है कि आपने दुनिया के इतने रिनाउंस्ड पदों को अलंकृत किया, अलग अलग देशों में सेवाएं दी, पूरी दुनिया में आप एक स्थापित हस्ती के रूप में हैं, तो गोरखपुर जब आप आए और PRDF की नींव जो है वो कैसे पड़ी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। कब आपको लगा कि PRDF जो है, पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, फाउंडेशन है, इसकी ज़रूरत है? क्या कारण था? ऐसा था कि जब ईरी फिलीपींस छोड़ा हमने, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की एक लंबी जर्नी और की, और उसमें 10 साल थे विभिन्न देशों में। आखिरी देश हमारा था म्यांमार, जिसको पुरानी अंग्रेजी शब्दावली में बर्मा कहा जाता है। तो 10 साल बर्मा में थे, म्यांमार में है, जी हाँ। तो वहाँ पे थे और 2006 दिसंबर में रिटायर हुए। तो निश्चित था कि बच्चे जबकि हमारे सब इधर विदेशों में बस गए हैं, लेकिन हमें निश्चित था कि हमको गोरखपुर या पूर्वांचल में ही कहीं बसना है। तो फाइनली तय हुआ कि हमारा गांव भी यहाँ बहुत करीब में है, गोरखपुर में बसा जाए। इससे सुंदर शहर, इससे सुंदर संपूर्ण शहर कोई नहीं हो सकता, जहाँ विश्वविद्यालय भी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है,
मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, हवाई अड्डा है, जंक्शन है, सब नदियाँ कुछ हैं। है। तो ये परफेक्ट शहर हमको मिला और हम यहीं पे बस गए। तो चूँकि 30-35 साल बाहर रहे तो थोड़ा संबंध नेचुरली अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ से टूट चुका था। तो हमने समस्या तलाशनी शुरू की कि आखिर यहाँ की क्या समस्या है, हमारे क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में क्या समस्या है। तो लोगों ने ये कहा कि साहब यहाँ एक धान बड़ा मशहूर हुआ करता था, उसका नाम है काला नमक। हमने कहा हाँ ठीक है, हमारे भी पितामह और पिताजी लगाते थे, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया, अब वहाँ नहीं लगता है। तो इससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है। तो ये समस्या लेके हमने आज के समझा जाए कि 15-16 साल पहले इसकी शुरुआत की कि ये काला नमक को, इसको विनाश से बचाना है, और बचाना ही नहीं, इसको आगे बढ़ाना है। तो वहीं से हमारी जो है यात्रा शुरू हुई। और सक्रिय जो नौकरी थी यूनाइटेड नेशंस की या इरी की, उसके बाद यहाँ पे उससे भी ज़्यादा सक्रिय नौकरी अपनी स्वयं की संस्था की शुरू की हमने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर। जो एक चीज़ बहुत रुचिकर लग रहा है कि सब अब समाधान तलाशते हैं और आप समस्या तलाश रहे थे। और यहीं पे वो शेर याद आता है कि अंधेरी रात में अक्सर सुनहली मिशअले लेकर मुसीबत का पता कोई जुगनू लगाए करता है। तो सर सबसे पहले तो इतने सक्रिय होने के लिए और जनता के प्रति यहाँ के कृषि जो डाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, उसके लिए इतना संवेदनशील होने के लिए बहुत ज़्यादा दैनिक जागरण परिवार की तरफ से आपको हार्दिक बधाई है। अब हम सर आगे बात करेंगे, लेकिन दर्शकों के लिए एक बहुत ज़रूरी बात बता दें कि अभी जब गोरखपुर महोत्सव हो रहा था और महोत्सव का डंका पूरी दुनिया में बज रहा था, उस समय गोरखपुर में नवरत्नों का चुनाव किया गया, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया। सर आपको भी नवरत्न के रूप में सम्मानित किया गया था और यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर गोरखपुर के नवरत्नों की बात होंगी तो उसमें से एक रत्न हमारे बीच उपस्थित हैं। सर हार्दिक अभिनंदन है। बहुत धन्यवाद। अब हम लोग सर आगे बढ़ेंगे। एक और चीज़ मैं प्रायः हम लोग सोचा करते हैं कि अगर हम पहले की बात करें तो हमारी अम्मा लोग एक गाना गाती थी कि होई है हो एक ललनवाता गनवा गवई बैनु हो आहो घरे घरे देव काला चाउर उह बटवई बैनु। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ में आ रहा है कि काला नमक जो था उसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। शायद संभवतः 50,000 हेक्टेयर में वो उसकी बुआई होती थी, मतलब उसको रोपा जाता था। और अभी जो है वो 2,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। तो ये जो एक बड़ा फॉल रहा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या क्या कारण हो सकते थे इसके? तो ऐसा है कि जो हमने बताया ना कि हमारे जो शुरुआत हुई हमारे इस रिटायरमेंट के बाद की, वो वहीं से हुई कि आखिर क्या कारण है कि ये 50,000 हेक्टेयर से घट के 2,000 पर आ गया। और जबकि इसका इतिहास है 3,000 वर्षों का, और 3,000 वर्षों से ज़्यादा का। और इसको भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में इसको देखा गया। और मैंने जो चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था उसका भी डायरी निकलवाई इंटरनेट से, उसमें भी इसका जिक्र है। तो कहने का मतलब कि जिसका लिखा हुआ इतिहास 3,000 वर्ष का है, इतनी दिन चलता रहा, एकाएक गायब कैसे हो गया। तो पहला जो कारण हमको मिला कि 1965 के आसपास ये जो नई छोटी बौनी प्रजातियां धान की आईं, उनकी पैदावार दुगनी तिगुनी हो गई सामान्य की। तो जाहिर बात है कि अगर तिगुनी पैदावार हो रही है तो काला नमक को कौन करेगा। तो काला नमक की खेती एक तरह से किसानों को घाटे का सौदा प्रतीत होने लगा। तो उन्होंने पैसों की भाग दौड़ में इसकी खेती छोड़ दी। तो 50,000, जैसा आपने कहा, 50,000 हेक्टेयर से घट के 2,000 पर आ गया। और वो भी समाप्त होता, क्योंकि वही लोग जो बहुत शौकीन है काला नमक खाने वाले, वही भले घाटे का सौदा हो लेकिन वो अपने खाने के लिए इसको उगाते थे, या मेहमान को खिलाने के लिए, दामाद घर आ गए तो उनको भी देना है, तो उसके लिए वो खेती करते थे अपने काला नमक की। तो घाटे मुनाफे का सौदा नहीं, लेकिन आम किसान जिसको मुनाफा दिखाई नहीं दिया इसमें, उन्होंने छोड़ दिया, तो 2,000 पर आ गया। तो उसका कारण पहला ये था कि एक तो पैदावार इसकी कम थी, और किसी भी संस्था ने, मैंने लोग अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन किसी भी संस्था ने इसके ऊपर कोई भी अनुसंधान नहीं किया। हमारा मतलब है इस क्षेत्र में जो भी, चाहे विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो सरकारी संस्थान हैं, चाहे कृषि विभाग है, कुछ नहीं किया। खाली लोग बात करते रहे कि काला नमक विलुप्त हो रहा है,
काला नमक विलुप्त हो रहा है। इसके अलावा सक्रियता के मामले में कोई सक्रियता इसके ऊपर नहीं दिखाएगी। तो काला नमक की कोई वैरायटी है जिसको आप प्रजाति बोलते हैं या किस्म बोलते हैं, कोई किस्म ही नहीं है, कोई किस्म इसकी है ही नहीं है। किसान अपना जो उगाता था खाया, उसी में से थोड़ा सा रख लिया अगले साल के बीज के लिए। तो इस तरह से इसमें जो जैव विविधता थी बहुत थी इसमें, बहुत। तो हमने जो पहला काम यही किया कि करीब करीब किसानों के घर जा जा के पूरा तराई में, यहीं इसकी खेती होती है, तो पूरा तराई में किसानों के वहाँ एक एक मुट्ठा या एक एक मुट्ठे बाली इकट्ठा किया, 250 नमूने। और वो 250 नमूने में फिर हमने देखा कि आखिर क्या विविधता है। तो विविधता तो मिली पौधे की लंबाई में, ऊंचाई में, बाली में, महक में भी। कुछ ऐसे भी थे जिसमें महक नहीं थी, बिल्कुल गायब हो गई। हाँ जी हाँ, वो क्योंकि म्यूटेशन हुआ, उसका कोई जो है वैज्ञानिक ढंग से बीज का जो उत्पादन नहीं किया गया, तो वो वाकई महक गायब थी, वाकई स्वाद गायब था। तो उसमें हमको 250 में जो बेस्ट मिला, सबसे सर्वोत्तम KN3, वो 3 नंबर का नमूना था हमारा सिद्धार्थनगर ज़िले का। तो सिद्धार्थनगर ज़िले का जो 3 नंबर का नमूना था, उसको हमने KN3 के नाम से नई प्रजाति बना के सरकार से उसका जो है नॉमिनेशन करवा के, भारत सरकार से इसको विमोचित करवा के और ये किसानों को दिया। तो लोगों ने कहा हाँ साहब ये महक तो आ गई, स्वाद और सुगंध इसमें दोनों है, लेकिन तो हमने कहा क्या लेकिन? बोले लंबा है 2 मीटर 1.5 मीटर, गिर जाता है, पैदावार 8 कुंटल 10 कुंटल प्रति एकड़ से ज़्यादा नहीं होती है। तो मैंने कहा मुझे खुशी है जो आप बोल रहे हो कि इसमें स्वाद सुगंध आ गया, पैदावार कम है, सब ठीक कर दिया जाएगा। तो सर आपने जो वैरायटी बनाई उसमें से मुझे लगता है यहाँ पे अवेलेबल भी है जी, कौन सा, ऐसा थोड़ा दर्शकों को अब उसी में जो तमाम वैरायटी बनाई गई, उसमें जो पहली वैरायटी थी बौना काला नमक 101 आई हमारी। अच्छा, ड्वार्फ भी बन गया, जो ड्वार्फ बन गया, हाँ उसको जो पहला बनाया ड्वार्फ बन गया। उसमें जो उसके महक थी वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि KN3 की थी, KN3 से कम महक थी। उसको सुधार के बौना काला नमक 102 लाया गया। तो इसका जो उत्पाद और तकरीबन उसके 20 बाद से जो है 24 कुंटल। उसके बाद जहाँ इसमें आप अगर आप देखेंगे तो ये जो सबसे ज़्यादा शुद्ध बोने वाली AI, इसमें जो सबसे नया बौना है वो एक तरह से समझिए उसका नाम हमने रखा काला नमक किरण। तो काला नमक किरण आप इस तस्वीर तो में देख सकते नहीं जी हाँ, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। सर्वोत्तम काला नमक धान, ये हमारी चौथी प्रजाति थी जो पिछले साल इसको भारत सरकार से इसको नामित करवा के किसानों को इसका बीज बांटा गया है पिछले साल। तो इस तरह से अब काला नमक की 4 प्रजातियां एक एक करके आईं। लंबी वाली अभी भी चल रही है, क्योंकि जिस खेत में पानी ज़्यादा जमा होता है 1 मीटर आधा मीटर, उसमें छोटी वाली डूब जाएंगी बिल्कुल जी हाँ। तो लंबी वाली किसान उसमें KN3 लगा रहा है। और जहाँ पे अच्छे खेत हैं, जहाँ के पानी ज़्यादा नहीं भरता, 6 इंच 8 इंच भरता है, उसके लिए बौना काला नमक 101 102, और जो सबसे नवीनतम है वो है काला नमक किरण, ये आ गई। सर आप सिंगापुर में वो निर्यात भी कर रहे हैं चावल की वैरायटी, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, उसकी भूमिका। ऐसा है कि हमने आमदनी की बात की थी, जिसके घटने के नाते इसका रकबा घटा। तो बात यह है कि अगर बाज़ार अच्छा मिले किसान को, अपने जो उत्पाद है उसकी कीमत अच्छी मिले, तो जाहिर बात है उन रुचि लेंगे, लोग कृषि की तरफ वापस भी आएंगे। जी हाँ। तो स्थानीय बाज़ार तो ठीक है, जो है सो है। स्थानीय बाज़ार में हम लोगों ने वो चावल बना के उसको बिचवाना शुरू किया, लेकिन जो बाहर का बाज़ार है वो भी हमको कैच करना था। तो बुद्धा होम बुद्धा करके ये एक पैकिंग है जो कि सिंगापुर में अभी 200 कुंटल हम लोगों ने एक्सपोर्ट करवाया, भिजवाया हुआ है। कितना है इसका मतलब, कितना इसमें चावल आ जा रहा है इस पैकिंग में? इसमें वहाँ की मार्केट के मुताबिक आप 2 किलो नहीं पैक कर सकते, तो इसमें 100 ग्राम कम है, 1 किलो 900 ग्राम। तो सर इसका प्राइस क्या होगा वहाँ के लोगों के? इसका करीब करीब अपने भारतीय रुपए में 1100 रुपये के करीब का बिकता है। जी हाँ। तो ये भारतीय रुपए में करीब 1100 रुपये का ये चावल वहाँ बिकता है। और अभी 200 कुंटल गया है दूसरी दफ़ा। पिछले साल भी हम लोगों ने हमारे जो SFC
मुख्यमंत्री जी हैं, उनके आशीर्वाद से, उनका आशीर्वाद इसके साथ है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और पहली खेप उन्हीं के आशीर्वाद से गई थी सिंगापुर में। और इस साल तो खैर दूसरी खेप फिर गोरखपुर महोत्सव में उनका आशीर्वाद लिया हमने और ये भिजवाई है। तो ये तो एक्सपोर्ट की बात है। जो स्थानीय बाज़ार है उसके लिए हम लोगों ने 2 किस्म का चावल उतारा है। 2 क्या समझिए कि 3 किस्म का चावल हम उसको बोलेंगे। एक तो है जो साधारण तरीके से खेती कर रही हैं, जिसको हम रासायनिक खेती कहते हैं, रासायनिक खरीद के वाला। लेकिन आजकल तो सभी लोग भाग रहे हैं जैविक के पीछे, जैविक उत्पाद, क्योंकि ये रसायन इतना नुकसान कर रहे हैं सेहत को कि कैंसर लोगों को बढ़ रहा है, तमाम बीमारियां हो रही हैं। तो हम लोगों ने फिर उसका जैविक बनाया। यहाँ आप देखेंगे इस लोगो के साथ इसमें PGS इंडिया ऑर्गेनिक का है लोगो। तो ये लोगो पूर्ण रूप से ये जैविक है और ये प्रमाणित है भारत सरकार का जो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इसमें कृषि विभाग भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और PRDF संस्था तो है ही है। तो इसका ये पूर्ण जैविक है, इसमें किसी भी किस्म का रसायन नहीं डला हुआ है। तो ये तो हम इसको बोलते हैं पॉलिश चावल, या इसमें 5% इसका ऊपर से उतारा गया है। लेकिन बहुत सारे लोग बिना पॉलिश किया हुआ खाना चाहते हैं, जिसको कि भूरा चावल, हाँ भूरा चावल भी कहते हैं। तो इसमें सिर्फ भूसी छुटा के स्टेबलाइज कर दिया गया है, तो इसका रंग हल्का हरा होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि काला नमक की भी विशेषता है कि इस और जो चावल हैं वो भूरा कलर का होता है, लेकिन इसका जो हरे रंग का होता है, थोड़ा हरे रंग का चावल है। तो ये भी हम लोगों ने बाज़ार में उतारा है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं जी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, उन कमेंट्स पे हम आगे आएंगे, लेकिन दर्शकों को बताएं कि सर को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के द्वारा भी आपके जो PRDF है इसको अप्रिशिएट किया गया, जिसका प्रमाण पत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनका स्वागत करते हुए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। श्रीदेव त्रिपाठी जी अभिनंदन करते हैं, नमस्कार। शीला अग्रहरी जी, धरती माता टेम्पल ने अभिवादन किया है, नमस्कार। संजय श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। सैयद असीम रऊफ जी लिखते हैं कि काला नमक चावल को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए गोरखपुर से रत्न से सम्मानित डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम बहुत सारे प्रश्न भी आने लगे हैं। रंजना वर्मा जी हैं, सचिन त्रिपाठी जी हैं, सोनू सिंह जी हैं, उन प्रश्नों पे आएंगे। लेकिन सर उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, 2 बातें। एक तो जैसे काला नमक की जब भी बात आती है, जो कि हम लोग भोजपुरी में कहा जाता है, पूर्वांचल को लोग भतहा होला, अब बिना भात खेले पेटो जन भरस, तो पेट ना भरेला। तो अब ऐसे में जो मामला है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, जो कि नॉर्मली चावल का 85-90 होता है, काला नमक का सुनने में आता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो काफ़ी कम है। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर कोई डायबिटिक है, मधुमेह से पीड़ित है, तो वो काला नमक खा सकता है, हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? देखिए, थोड़ा सा इसका उत्तर हम और बढ़ा के देंगे। वो ये है कि जैसा कहा गया कि 3000 वर्ष का इसका लिखित इतिहास है। भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में ये आया था। उन्होंने ही जो बजहा गांव है आजकल का, पहले बजहा जंगल हुआ करता था, वहाँ से गुजरते हुए अपने अनुयायियों को एक मुट्ठा धान दिया था कि इसको खेती करो और इसकी महक सुगंध हमारी याद दिलाएगी, वही हमारा प्रसाद और आशीर्वाद है तुम्हें। तो अब हमसे लोग पूछते हैं कि आखिर भगवान बुद्ध का जो आशीर्वाद है, आशीर्वाद वो कहाँ है। मैंने कहा कि देखिए, हम कह चुके हैं कि काला नमक के ऊपर अनुसंधान हुआ नहीं, अब हम अनुसंधान कर रहे हैं, तो अब आशीर्वाद उनका धीरे धीरे सामने आ रहा है। एक चीज़ आपने अभी स्वयं बताया कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, कि जो जरा सा शुगर की बीमारी इतनी बढ़ रही है, तो जरा सा शुगर बढ़ा, डॉक्टर ने कह दिया भात मत खाओ। अब बताइए, यहाँ का आदमी अगर भात नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? रोटी खाएगा, ब्रेड खाएगा, उसका पेट भरेगा। अब हमारे अनुसंधान से निकल के 2, 3, 4 चीज़ें बहुत अच्छी आई हैं, जिसको हम भगवान बुद्ध का प्रसाद कहते हैं कि इसमें छुपा हुआ है। आमतौर पर जो भात है या चावल है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 85-90 के आसपास होता है। काला नमक का हमने देखा कि अगर आप उसका भूरा चावल या हरा, जिसको हम कहते हैं हरा चावल, इसका बनाएं, खाली भूसी छुटाया गया है, पॉलिश नहीं उतारी गई है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 49 है।
49 बहुत जी। प्रोटीन और डायबिटिक के लिए अगर आप बिल्कुल। उसका पॉलिश करें 5% उसके ऊपर से खुरच दें तो ये सफ़ेद हो जाएगा। और इस सफ़ेद वाले काला नमक का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51-52 है। 50 डॉक्टरों की भाषा में किसी भी खाने का, हर खाने का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। जैसे ग्लूकोज का 100 है, उस पैमाने पर आप देखिए चावल का 85 है। उसी पैमाने पर आप देखिए कि जो काला नमक का चावल है उसका 49 और 52 के बीच में है, तो ये शुगर फ्री है। तो कहा यह जाता है कि जो चीज़ शुगर फ्री है उसको डायबिटिक लोग भी खा सकते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा उनका। तो इस तरह से ये भगवान बुद्ध का प्रसाद इसमें छुपा हुआ है। अगला जो छुपावट है, इस चावल में 5-6% प्रोटीन होता है, इसमें 11% प्रोटीन है। आम चावल का इसमें 3 गुना जो है वो आयरन है, 4 गुना इसमें जस्ता है, जिंक, जो कि कोरोना के लिए भी रेसिस्टेंस देता है। बिल्कुल। तो ये सब भगवान बुद्ध के छुपे हुए प्रसाद हैं जो अब अनुसंधान से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद आती, जब मैं मास्टर्स में पढ़ा करती थी तो हमारे एक टीचर, हमारे जो एक प्रोफेसर राजवीर चौहान सर कहा करते थे कि संक्षिप्तता ही बुद्ध की आत्मा है। वो मतलब याद दिलाते थे अक्सर क्लास में पढ़ाते हुए। तो वो बात मुझे यहाँ पर याद आ रही है, सर भी अगर देख रहे होंगे सेशन तो उन्हें प्रणाम पहुँचे, कि जो संक्षिप्तता है वही कहीं ना कहीं बुद्ध जो है जो भी बातें कहते हैं, जो भी करते हैं वो संक्षिप्त में होता है, और उसका जो अगर हम बाद में डिटेलिंग करें तो बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ऐसा ही हुआ कि जो बुद्ध का प्रसाद कहा गया और उसका अगर आपने अन्वेषण किया, अनुसंधान किया, तो बहुत सारी चीज़ें मिली। सर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बहुत सारी बधाई दैनिक जागरण की तरफ से, विशेष प्रणाम कि आपने इस विषय को अपने लिए चुना और अपना जीवन आप इस विषय को दे रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूर्वांचल की धरोहर है जिसे आप संभाल रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं। सर एक चीज़ और मन में आता है कि जैसे बहुत सारी वैरायटीज़ बनती हैं, लेकिन उन वैरायटीज़ को कैसे जनता तक पहुंचना होता है, क्या प्रोसेसेस हैं, मतलब कैसे वो पहुंचती है, वैरायटी लोगों तक कैसे पहुंचती है? अब इसकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो ये होती है कि उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग ये अपने जो इनके केंद्र हैं उन केंद्रों के ऊपर ये 3 साल तक परीक्षण करते हैं। कोई भी जो वैज्ञानिक लोग नई प्रजाति निकालते हैं उनका 3 साल तक परीक्षण करते हैं। उस परीक्षण में जो अच्छा आता है उसको जो एक कमेटी है जिसमें कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो उसका अध्यक्ष होता है, डायरेक्टर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी होते हैं, बहुत सारे लोग मेंबर होते हैं, तो वो लोग इसको अपनी संस्तुति देते हैं कि हाँ ये एक नई अच्छी वैरायटी है। तो उसको फिर भारत सरकार को भेजा जाता है। भारत सरकार की केंद्रीय कमेटी है, वो केंद्रीय कमेटी और आंकड़े देखती है, पूरा जो आंकड़े यहाँ से गए होते हैं वो देखती है और ये देखती है कि क्या ये किसान को देने लायक है। यदि वहाँ से हाँ होता है तो जो गवर्नमेंट भारत सरकार का जो गजट छपता है हर हफ्ते, उस गजट में उस प्रजाति का नाम आ जाता है जिसको हम कहते हैं नोटिफाइड वैरायटी। तो जो वैरायटी नोटिफाइड होती है उसी का बीज आप बना सकते हैं, उसी का बीज प्रमाणित होगा और वो प्रमाणित बीज ही किसान को पहुँचता है। वैसे तमाम तो गैर कानूनी लोग करते हैं, बिना प्रमाणित किया हुआ करो बेच रहे हैं, लेकिन वो गलत है। तो जो सही तरीका यह है कि कृषि विभाग पहले इस वैरायटी को रिलीज करेगा, भारत सरकार उसको नोटिफाई करेगी, उसके बाद उसका बीज पैदा किया जाएगा, प्रमाणीकरण एजेंसियां अपना वो प्रमाणित करती हैं और फिर वो बीज शहरों में बंद होगा और वो किसान तक पहुंचेगा। ये होता है कानूनी तौर पर पैदा किया हुआ बीज। ये किसान को बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं किसानों तक पहुंचाने में भी, तो बहुत चुनौतियाँ आती होंगी। किसान कैसे जाने इसके बारे में, क्योंकि हमारे जो फार्मर सेक्टर्स हैं सब तो न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं। जी जी। तो चूँकि पहले हमें याद आता है कि आज से 5-6 साल पहले कृषि मित्र हुआ करते थे गाँव में, जो कि अब कम ही दिख रहा है। इंटरनेट का भी समय, लेकिन फिर भी कुछ तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, तो उनका क्या उपाय है? अब एक तो कृषि विभाग रिसर्च तो होती नहीं है, वो तो विकास के लिए है, एक्सटेंशन के लिए है। तो पूरा कृषि विभाग का इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो भागीदारी है कि इन सूचनाओं को तमाम माध्यम से, उनकी मैगजीन भी छपती है, फोन में भी, कॉलर ट्यून पे हाँ, तो उसके माध्यम से विश्वविद्यालयों का भी एक डायरेक्टरेट एक्सटेंशन का और ICR का हर जगह, जैसे गोरखपुर में 2 केंद्र हैं KV के कृषि विज्ञान केंद्र, तो गोरखपुर में 2 केंद्र हैं, यहाँ बेलीपाल में भी है और एक दूसरा महायोगी जी का भी है। तो इनका भी यही काम है
कि अपने वहाँ लगाना चीज़ों को। तो इस तरह से किसान को जानकारी उनको मिलती है। तमाम एजेंसी है जो इसको बीज को मुहैया कराती हैं, सप्लाई करवाती हैं, पैदा कराती हैं। जी सर, प्रश्न भी आने लगे हैं। इसमें जी सबसे जो पहला प्रश्न है सैयद असीम रऊफ जी का, काला नमक धान की खुशबू और मिठास में ऑर्गेनिक खाद का क्या महत्व है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ऑर्गेनिक जो पहले की खेती होती थी जिसकी हम तारीफ करते हैं कि एक घर में काला नमक पकता था तो 10 घर में महकता था। तो वो काला नमक ये रासायनिक खेती से नहीं पैदा होता था, वो काला नमक पैदा होता था प्राकृतिक रूप से, या जिसको आजकल नया नाम दिया गया है जैविक खेती। तो जैविक खेती से जाहिर बात है कि अगर आप यूरिया, और सबसे ज़्यादा विनाशक यूरिया है, डीएपी वगैरह भी हैं, तो जो भी रासायनिक चाहे खादें हैं और चाहे उनको कृषि रक्षा के जितने भी और दूसरी चीज़ें हैं, अगर आप उनका उपयोग करेंगे इन रसायनों का तो अपने आप उसकी गुणवत्ता में कमी आएगी, जिस निसंदेह। लेकिन अगर आप जैविक तरीके से खेती करें, जो कि आज सरकार बहुत जोर दे रही है, मैंने आपको ये दिखाया कि ये जैविक है, इसमें आप देखेंगे पूरी महक है, पूरा स्वाद है, सब कुछ है। और पूर्वांचल में पूरा, ये हमको दिखाया जाए वो वाला, पूर्वांचल में हम लोगों की जो पीआरडीएफ संस्था है उसको ये अथॉरिटी है वो जैविक प्रमाणीकरण कर सकते हैं। तो पहले साल हम लोग लाल गोले वाला प्रमाण पत्र देके जैविक करते हैं और पूर्ण जैविक दूसरे साल तीसरे साल में हो जाता है। तो पूरे पूर्वांचल के किसान भाई सुन लें कि अगर उनको जैविक कराना है तो पीआरडीएफ संस्था से ये सहयोग ले सकते हैं, और हम लोग सक्षम हैं। भारत सरकार का एकमात्र संस्थान है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद में, उसके हम लोग रीजनल काउंसिल हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्रमाण पत्र दे सकते हैं। तो जो जैविक विधि से पैदा किया जाता है काला नमक, जाहिर बात है उससे पूर्ण स्वाद और सुगंध और मुलायमियत जिसको कहते हैं सॉफ्टनेस, वो होगी। सर, जब भी बात स्वाद और सुगंध की होती है, एक बात मन में आता है, आजकल तो बाज़ार में बहुत सारी सेंटेड वैरायटी हैं, तो कैसे पहचानेगा कोई कि ये जो सेंटेड है वो फर्जी वाला है कि ये वाकई में जैविक मेथड से? अब देखिए, अगर आजकल तो तमाम नकली है, तो नकली बात तो हम नहीं करेंगे, किसान या हमारे उपभोक्ता सीखें। लेकिन ये जो मानव निर्मित महक है वो तो थोड़ी देर में गायब हो जाएगी, बहुत देर नहीं रहती है, और वो पकाते पकाते ही गायब हो जाएगी। खाने में न तो सॉफ्टनेस होगा, और दूसरा है कि ये आवश्यकता एक ऐसी संस्था की है जो कि काला नमक की गुणवत्ता को पहचाने और उसका प्रमाणीकरण वो दे। इसे फसाई है जो मार्केटिंग की संस्था है। अब वो लोग सिर्फ फसाई जो है वो देख लेते हैं कि मार्केटेबल है क्या, बस। लेकिन उसके अलावा एक कदम इनको और आगे चलना होगा, चाहे वो जैविक खेती का हो और चाहे वो इसकी गुणवत्ता का हो, तो उसी तरह से पता लगेगा। तो और धीरे धीरे उपभोक्ता को पता लग जाएगा कि कौन ऐसी संस्था है जिसका बनाया हुआ काला नमक में स्वाद है, सुगंध है। अपने आप ही जो नकली वाले हैं वो छट जाएंगे। सेल्फ इवोल्यूशन करना होगा। हाँ। यहाँ पे सच्चिदानंद त्रिपाठी जी का एक प्रश्न है जो कि इसका उत्तर सर दे भी चुके हैं कि काला नमक कितने दिनों की प्रजाति है, तो तकरीबन 3000 वर्षों के पहले की बात है। लेकिन सर इसमें एक और प्रश्न इन्होंने जोड़ा है, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं? देखिए, रोग तो हम सभी को लगते हैं, रोग सभी धान को लगता है कमोबेश। काला नमक में रोग तो एक जिसको सीट ब्लाइट या आवरण सड़न जिसको कहते हैं, उसकी हिंदी तो और भी कठिन है, आवरण सड़न। उसमें जो पत्ती का ऊपर का हिस्सा होता है पहले वो सड़ता है, बैक्टीरियल है, ये रोग इसमें लगता है। जो झुलसा रोग है जिससे पत्तियां झुलस जाती हैं वो इसमें बहुत कम लगता है। झोंका रोग एक दूसरा होता है जिसको अंग्रेजी में ब्लास्ट कहते हैं, वो इसमें ना के बराबर लगता है। तो ब्लास्ट या झोंका रोग का प्रकोप इसमें नहीं होता, लेकिन शीत ब्लाइट का इसमें होता है। तो बीमारियों का उतना बड़ा समस्या नहीं है जितना कि कीड़ों का है, क्योंकि महक है, हम ही लोग महक की ओर आकर्षित होते हैं। अब अभी ने सेंट छिड़का हुआ है तो तमाम लोग आकर्षित हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से उस तो भगवान ने सिर्फ भेजा हुआ है तो तमाम कीड़े उसके ऊपर जुटते हैं। और दूसरी बात है 140-45 दिन की ये वैरायटी है, जब तक और वैरायटीज कट जाती हैं, एक आधा ही सांभा वगैरह या मसूरी रह जाती खेत में, तो और बचे खुचे कीड़े सारे इसके ऊपर आते हैं। तो इसमें तना छेदक एक कीट है वो लगता है, और दूसरा है जिसको
यहाँ देसी भाषा में गनिया बोलते हैं जी। या गंधी। गंधी। गंधी जी। तो गंधी बग इस पे लगता है, बड़ा बदबूदार कीड़ा होता है, बड़ा सा लंबा सा। तो इस सब के बचाने के लिए आजकल नीम आधारित कई ऐसे उत्पाद आए हुए हैं जिनका वो छिड़क के किसान इसको भगा सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन ये 2 हफ्ते की बात है, क्योंकि जब धान में उसमें धान में जब दूध पड़ने लगता है उसी टाइम गंधी कीट आता है, उसके पहले नहीं आता। लेकिन जो तना छेदक है ये तो आता है, ये तो शुरू से इसमें कल्ले निकलने लगते हैं, तब से लेके जब तक बाली निकलती है उस समय तक आता है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें होता नहीं, 2-4%। लेकिन काले धान में सफ़ेद बालियाँ बड़ा दिखाई देती हैं, क्योंकि जब तना छेदक लगता है तो बाली निकलती सफ़ेद निकलती है। तो लोग कहते हैं अरे बहुत नुकसान हो गया, ज़्यादा नुकसान होता नहीं है। यानी कि जो 4.5 महीने के फसल में 2 हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, देखभाल उसमें बहुत ज़्यादा करना होता है। और भी प्रश्न आ रहे हैं सर। आसिम रऊफ जी का एक और प्रश्न है कि सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट का क्या जस्टिफिकेशन है जब काला नमक लोप होने की नौबत आ गई तो उनका कहना है कि सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी से संबंध पर ये प्रश्न उठा रहे हैं और सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट का क्या जस्टिफिकेशन है? देखिए, सॉइल कंजर्वेशन तो नाम ही उसका है कि वो सॉइल को कंजर्व करता है। तो मेरा ख्याल इनका कोई रोल ऐसे नहीं है कि सॉइल कंजर्वेशन के किसी कार्य प्रणाली के नाते इसका विलोप हो रहा है। सिद्धार्थनगर की जहाँ तक बात है, अंग्रेजों के टाइम में जब ये काला नमक जो है एक्सपोर्ट होता था, कहाँ जाता था? इंग्लैंड जाता था। यहाँ से जो है कलकत्ता होते हुए इंग्लैंड भेजा जाता था चावल। तो उस ज़माने में उन लोगों ने बड़े बड़े सागर बनवा रखे थे, जिसको सागर कहते हैं। तो वो सागर नेपाल के बॉर्डर से सटे हुए हैं कि जो हिमालय का पानी आ रहा है, नेपाल का पानी आ रहा है, उसको इकट्ठा करके वो सिंचाई करते थे। तो वहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन तो नहीं, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट वहाँ सक्रिय था उस ज़माने में कि नहरों का पानी बाद में सिंचाई के काम इनके आता था। नहर निकली हुई थी उन्हीं सागरों से। अब क्या हुआ है कि कुछ लोभी लोग, जैसे मछली का ठेका देना है, तो मछली के ठेका देने के लिए वो पानी निकाल देते हैं। तो बाद में धान को पानी की दिक्कत होती है, क्योंकि 145 दिन की वैरायटी है, तो बाद में इसको पानी की मिलने की दिक्कत होती है। और जो बड़ा उपयोगी पानी उन सागरों में था वो सारा का सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो ये आवश्यकता है इरिगेशन डिपार्टमेंट की, कम से कम उन सागरों का पानी नहीं निकलने दिया जाए, मछली का ठेका जो बंद कर दिया जाए। पानी जब निकलता है वहाँ लोग सरसों का छींटा मार देते हैं, कितना आप उससे नहीं निकल पाओगे सरसों के छींटे से। इसलिए बेहतर है कि अगर काला नमक की खेती को बढ़ाना है, उसको संभालना है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट को जो मछली वाले ठेके हैं वो बंद करने पड़ेंगे, जो छींटे वाली परंपरा वो बंद करनी पड़ेगी, सिंचाई के लिए उस पानी का उपयोग हो। तो उन सागरों को जो अंग्रेज़ों के टाइम में बने था, अब उसको थोड़ा ड्रेजिंग करके उस बंधे को मजबूत करना पड़ेगा। नहरें पट चुकी हैं करीब करीब, उन नहरों को फिर चाहे सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट साफ़ करे या इरिगेशन साफ़ करे, उनको साफ़ करना पड़ेगा। सर लेकिन आसिम रऊफ जी के प्रश्न से एक और प्रश्न कहीं ना कहीं उद्धृत होता है, जिसका संबंध कहीं ना कहीं महक से भी है और जो वैरायटी है उसके संरक्षण से भी है। कि 2 बातें यहाँ पे उतरती हैं। एक तो हम लोगों ने सुना है कि ऊंचाई पर जाने पर इसकी जो महक है उसमें अंतर आता है। दूसरा कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न है कि क्या काला नमक की पैदावार कम होने में भौगोलिक फैक्टर्स भी हैं, कुछ भौगोलिक कारक भी हैं जिनके कारण ऐसा हो? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। पहले तो महक के बारे में बता दें। देखिए, महक केमिकल है, एक केमिकल है। बहुत सारे केमिकल जो हमारे इत्र में होते हैं वो तो सिंथेटिक हैं, कारखाने में बनते हैं, लेकिन कुछ वो भगवान का बनाया कारखाना है, यानी पौधा काला नमक वो बनाता है खुद। तो उसमें दर्जनों किस्म के केमिकल हैं, 1-2 नहीं है। जो सबसे प्रमुख है उसको संक्षेप में 2-AP कहते हैं, या 2-अमाइलोपाइरिलीन। तो इसका जो रोल है, करीब करीब 60% हिस्सा इसका जो महक का है वो अकेले 2-अमाइलोपाइरिलीन का है। बाकी 40% में और तमाम केमिकल ऐसे हैं जो परिचित हैं, जो हम लोग जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी नहीं है, उनका भी रोल है। होता क्या है, ये सारे के सारे केमिकल ये वोलाटाइल हैं, हवा में उड़ते हैं। तो अगर तापक्रम 35 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो पौधे की पत्तियां तो बनाएगी, क्योंकि बनता है पत्ती में है, दाने में नहीं बनता। दाना तो वेयर हाउस है, वो गोदाम है, वहाँ जाके महक जमा होता है। तो
होता यह है कि पत्तियां तो बना रही हैं, लेकिन अगर तापक्रम 35 से ज़्यादा है हवा मुड़ेगा। आप खेत में खेतवाई करने जाएंगे तो खूब महकेगा, पुआल भी महकेगा, लेकिन वो हवा में उड़ता जाएगा। तो एक तो ये प्रमुख कारण है इसका कि महक वो रुक नहीं रही है, या आप अधिक तापक्रम वाले क्षेत्र में इसकी खेती करोगे तो महक कम हो जाएगी, क्योंकि हवा मुड़ जाएगा सारा का सारा। उसी से इसका रिश्ता है भौगोलिक सूचकांक का, जिसको अंग्रेजी में जियोग्राफिकल इंडिकेशन या संक्षेप में जीआई कहते हैं। जीआई के सिर्फ माने हैं कि कौन ऐसा क्षेत्र है जिसमें उस पौधे की या उस उत्पाद की जो गुणवत्ता है बनी रहेगी। तो काला नमक में जब ये इसका जो एप्लीकेशन है वो भारत सरकार की एक संस्था है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला, जो कि जियोग्राफिक इंडिकेशन भी डील करते हैं, और जिनका हेड ऑफिस जो है वो चेन्नई में है, और इनकी ऑफिस और कहीं हैं, दिल्ली में भी इसकी ऑफिस है, कलकत्ता में भी ऑफिस है। तो वो लोग जो डील करते हैं, जब उनके सामने ये एप्लीकेशन आया तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो सिद्धार्थनगर के 4-5 गांव वाले कहते हैं यही सबसे अच्छा होता है। तो मैंने कहा हम तो खैर दूर की जरा सोच सकते हैं, किसान तो नहीं सोच सकता उतना, वहाँ उनको तो था कि हमारा गांव जो है काला नमक पैदा करेगा। तो मैंने सोचा कि भाई ये 4-5 गांव मिलके जब हम एक्सपोर्ट करने लगेंगे, जैसे अभी काला नमक के एक्सपोर्ट की बात आई सिंगापुर की, तो ये 5 गांव कितना पैदा कर सकेंगे? 1000, 2000, 10,000 क्विंटल, 20,000 क्विंटल, तो ये कुंद हो जाएगा इसका काला नमक। तो हमने कहा नहीं, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की कमेटी 3 साल अध्ययन की है, उसके बाद उत्तर प्रदेश को 8 जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन उसे बांटा हुआ है। ये जोन नंबर 6 जिसमें कि 11 जिले आते हैं, इसमें 4 जिले गोरखपुर मंडल के हैं, 3 जिले बस्ती मंडल के हैं, और 4 जिले देवी पाटन मंडल के हैं। तो ये 4, 3, 7 और 4, 11 जिले ये एग्रो क्लाइमेटिक सिमिलर है बिल्कुल। तो हमारी अपील ये थी इस कमेटी के सामने, हमने भी 2-3 मीटिंग इसकी अटेंड की कमेटी की। तो फिर मैंने कहा कि इनको क्यों न शामिल कर लिया जाए। फिर उन्होंने कहा कि आप साइन करके देंगे नक्शा? हमने कहा बिल्कुल देंगे। तो आप देखेंगे कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन में जो नक्शा इस्तेमाल हुआ है मेरे दस्तखत के साथ है। तो ये पिछले साल 2020 में 10 साल इसके पूरे हो गए थे, क्योंकि 10 साल के लिए मिलता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ख़त्म हो गया था। बाद में जब हमारे पास इससे समाचार आया कि ख़त्म हो गया है, फिर हमने इसको और 10 साल के लिए बढ़वा दिया गया। तो 2030 तक का जीआई इन्हीं 11 जिलों का है। कहने का मतलब ये कि जो गुणवत्ता है काला नमक की, ये सर्वश्रेष्ठ यही होगी इन्हीं जिलों में अगर खेती की जाए तो। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है सर कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके लिए लोग सामने नहीं आते हैं, लेकिन जिस तत्परता से आप काला नमक के लिए लगे हुए हैं सर, इसके लिए बहुत बधाई। बहुत सारे प्रश्न आने लगे हैं। आशीष श्रीवास्तव जी लिखते हैं कि सर धानों में पिछले 1-2 सालों से हरदिया व लेढ़ा रोग ज़्यादा लग रहा है, पूरी फसल बर्बाद हो जा रही है, तत्कालीन इससे निजात कैसे पाई जाए? तो जो ये हरदिया रोग है, ये एक ऐसा रोग है कि जब धान का फूल खिलता है, जिसको चिटकना कहते हैं, तो ये इसके स्पोर सीधे उसी में गिरते हैं जब वो खुला हुआ होता है धान का फूल, और ओबरी में सीधे पहुंचता है। वहाँ पे ये स्टार्च के दाने ने बन के इसके स्पोर बन जाते हैं, इसीलिए खूब बड़ा मोटा सा फूला हुआ निकलता है। आपको ये मैं बता दूं कि देखने में तो बड़ा भयावह लगता है, और ये कोई ऐसी वैरायटी नहीं जिसमें न लगता हो। धान की कोई प्रजाति कम से कम मेरी निगाह में नहीं आई है जिसमें न लगता हो, क्योंकि हर एक का फूल खिलता है जी, और हर एक में ये जाता है। और ये अधिकतर इसके जो जीवाणु हैं वो इसके बीज के साथ जाते हैं। तो बीज शोधन अगर करें तो काफ़ी कुछ कम हो जाएगा, ख़त्म तो नहीं होगा, क्योंकि और भी साधन हैं कि ये खेत में ये फंगस ग्रो होता है और वहीं से इसके जो स्पोर उड़ के उसके अंदर पड़ते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा घबराहट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2%, 3% से आगे का नहीं होता है, बल्कि अपने देश के दक्षिणी हिस्से में इसको लक्ष्मी रोग कहते हैं। लक्ष्मी रोग, और उसका कारण है कि आपके खेत में लक्ष्मी आई है। अगर ये रोग लग गया तो लक्ष्मी आई है, कहने का मतलब आपकी पैदावार ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए इस हरदी रोग से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।
ये बहुत सारे प्रश्न आए। बेसिकली जो प्रश्न हमने पूछा ये अजय श्रीवास्तव जी का था और आशीष जी ने इसे रेस किया था। हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें से बैजनाथ सिंह सर भी जुड़े हुए हैं, जिनके साथ पिछला सेशन था। सर हार्दिक प्रणाम है आपको। असीम राउफ जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित सिंह पटेल जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश कुमार राव जी लिखते हैं, सर गन्ने के पत्तों में कीड़े लग रहे हों, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा हटके है, फिर भी उसे रोकने के लिए कोई उपाय बताएं। इसके पत्ते में कीड़े? गन्ने के पत्ते। गन्ने भैया काला नमक का सवाल है, तो इसलिए हम गन्ने का जवाब नहीं दे सकते, क्षमा करेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। इसके लिए आप PRDF विजिट भी कर सकते हैं और आगे इस पर बातें होंगी। अभी यहाँ पे बहुत सारी बातें आई सर। हम लोगों ने डिस्कस किया कि काला नमक का न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, काला नमक की वैरायटी क्या है, उत्पाद क्या है, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग इनिशिएटिव्स क्या लिए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है सर, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का क्या अप्रोच है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? उससे पहले हम जानेंगे कि प्रशासन का इसके प्रति रवैया क्या है। देखिए, जो जितनी कमिटीज़ हैं, चाहे वो प्रजाति के विमोचन की है, प्रजाति के नोटिफिकेशन की हैं, तो गवर्नमेंट की हैं, तो जाहिर बात है कि ये इनका हमको जो है वो सहयोग मिलता रहे पूरा, कि हमारे जो इनका परीक्षण हुआ है उसमें अच्छी वैरायटी है उनको निकाला जाए, नोटिफाई किया जाए। दूसरी बात ये होती है कि जो केंद्र सरकार की कमेटी है, सेंट्रल वैरायटी लीज कमेटी, उनका भी सहयोग मिलता रहे, नोटिफाई हो। अगली बात है जो गवर्नमेंट का सहयोग यहाँ आवश्यक है, बीज का। बीज किसका प्रमाणित पैदा हो सकता है? जो कि भारत सरकार द्वारा नोटिफाइड वैरायटी है। ऐसे तमाम नकली बीज बिक रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, लेकिन उनका बीज तो प्रमाणित होगा नहीं। तो जो प्रजातियां कम से कम भारत सरकार ने नोटिफाई की हुई हैं, जिनका कि प्रमाणित बीज बन सकता है, उनको राष्ट्रीय बीज निगम, उत्तर प्रदेश सरकार कृषि विभाग के अपने फार्म हैं उन पे, दूसरी भी संस्थाएं जो हैं और जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनका, जैसे अभी जो काला नमक की हमारी 4 प्रजातियां हैं उनका बीज राष्ट्रीय बीज निगम भी बना रहा है। उत्तर प्रदेश का जो कृषि विभाग का फार्म है वो भी बना रहे हैं, PRDF संस्था भी बना रही है। तो इनको प्रमाणित करके किसानों तक पहुँचा जाए। जो गैर प्रमाणित बीज हैं उनके ऊपर सरकार रोक लगावे। अगली बात है कि प्रचार प्रसार थोड़ा इसका और होना चाहिए। दूसरा, बाजारीकरण अभी चल रहा है ब्रांडिंग का, कि जो काला नमक का ब्रांडिंग है वो ब्रांडिंग करके सरकार इसको बिकवावे। अगली बात है कि ये हमने कृषि मंत्री जी को भी लिख के भेजा हुआ है, जो सवाल जो आपको बता रहे हैं कि बासमती इस देश का मैंने बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि जो है कितने हमारे विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं, इतना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए एक पूरा बासमती एक्सपोर्ट बोर्ड बना हुआ है जिसका हेडक्वार्टर मेरठ में है। हमने सुझाव ये दिया हुआ है कि काला नमक का भी एक प्रमोशन का बोर्ड बनाया जाए, जिसका हेडक्वार्टर या तो गोरखपुर में हो या सिद्धार्थ नगर में हो। सिद्धार्थ नगर इसलिए कि काला नमक का मायका है, बाकी जगह तो पहली हुई है, लेकिन काला नमक का मायका तो सिद्धार्थ नगर ही है, नैहर। तो या तो उसके नैहर में, और यहाँ जो ससुराल है गोरखपुर का, या तो यहाँ। तो एक काला नमक का बनाया जाए कि ये काला नमक है। जैसे अभी तमाम नई नई प्रजातियाँ आएंगी, तो कम से कम वो तय करें कि इसका लंबाई दाने की ये होगी, इसकी चौड़ाई इतनी होगी, इसका वजन इतना होगा, इसमें इतना महक होगा, इसमें इतना एमाइलोज होगा, इसमें ये कंपाउंड होंगे। अभी हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की कि काला नमक सब शुगर फ्री है, क्योंकि सब में का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 55 से कम है। हमारी जितनी चारों वैरायटीज़ हैं सबका 49 से लेके 52 है। तो ये भी एक टेस्टिंग हो, तो ये सारी चीज़ें ये सरकार कर सकती है। एक एक्सपोर्ट प्रमोशन, या यूँ कहिए कि इनका प्रमोशन बोर्ड, काला नमक प्रमोशन बोर्ड बना दिया जाए, उसका ऑफिस यहाँ पे हो, बीज किया उसका, और सरकार इसको अपने कार्य योजना में इसको शामिल करे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी जिसकी हम लोग अपेक्षा करते हैं सरकार से।
यहाँ पे बहुत सारी बातें हमें पता चली और सबसे अच्छी बात है कि दैनिक जागरण भी लगातार काला नमक को लेके अपनी स्पेशल एडिशन जो है छापता रहता है। और सर आपको भी जिस तरह से सबसे पहले तो इसके लिए बहुत सारी बधाई कि आपको नवरत्न में नामित किया गया, फिर चयनित किया गया और आज का सेशन बहुत बेनिफिशियल रहा। एक प्रश्न और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है जिसे छूट श्री निशाद शुक्ल जी आप लिखते हैं माई क्वेश्चन, मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना क्वेश्चन फिर मेंशन कर दें। आपका प्रश्न मैं देख नहीं पा रही हूँ, एक बार रिप्लाई में मेंशन कर दें। सर एक क्वेश्चन है कि रेन पैटर्न जो खासकर चेंज हुआ है उसका क्या योगदान है? देखिए हर चीज़ बदलेगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा है इस जो कुछ हम देख सकते हैं महसूस करते हैं सब चक्रिक है जी। एक चक्र है जी। ये चलेगा तो इसको हम रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम रोकने की बात ना करें बल्कि अपनी तरफ से हम उसको किस तरह से उस परिस्थितियों में अपनी चीज़ों को ढालें। तो अगर रेन पैटर्न बदल रहा है मतलब सूखे की स्थिति आ रही है तो जाहिर बात है कि एक प्रयास जो वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, हम हमारी संस्था भी कर रही है कि इसका 1 महीने कम कर दिया जाए। अभी 145 दिन है, अगर 135 दिन में होने लग जाए, 120 दिन में होने लग जाए। दूसरी बात है कि सिंचाई के साधन, अभी हमने कहा कि जो सागर बनाए थे अंग्रेज़ों ने सिद्धार्थनगर में, उनको फिर जो है ठीक किया जाए। नहरें जो हैं उसकी निकाली जाए ताकि सिंचाई जो है किसान अपना कर सके, खासतौर से सिद्धार्थनगर महाराजगंज इन जिलों में। तो अगर इसका पैटर्न वर्षा का बदल रहा है तो उसको हम लोग अडाप्ट तो करें अपने खुद के सिंचाई के साधनों से। श्रीनंद शुक्ला जी का प्रश्न था चावल और काला नमक ब्लैक राइस का तुलनात्मक विवरण। हालांकि देखिए मोटी बात है कि काला नमक जो है शुगर फ्री है, डायबिटिक लोग इसको खा सकते हैं, जैसा कि मैंने ये दिखाया था कि ये डायबिटिक है काला नमक। हालांकि आपने नाम बाद में बदल दिया सर। जबकि हाँ अब इसका डायबिटिक की जगह हमने इसका शुगर फ्री कर दिया है। तो ये चीज़ उस जो काला चावल है उसके बारे में नहीं कहा जाता, इसमें महक है, काले चावल में कोई महक नहीं है। काला चावल और काला नमक चावल दोनों दो चीज़ें हैं। जी हाँ, ये दर्शकों के लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जो काला चावल है अब ये इसका तो हरा है जी आपको, और यही अगर काला चावल होता तो वो काला होता। बेसिकली इसे काला नमक सल्फर के कारण कहते हैं, गंध के कारण कहते हैं। तो जो काला नमक काला चावल है उसका ऊपर का हिस्सा, कोई ऐसा चावल नहीं जिसका सब कुछ काला हो, उसका सिर्फ ऊपर का हिस्सा काला होता है। उसको पॉलिश कर दीजिए वो भी सफ़ेद हो जाएगा। जी जी। सैयद असीम राउत जी लिखते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन के लिए दैनिक जागरण, डॉक्टर साहब और आकृति सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। सर आप जिस तरह से जुड़े रहते हैं बहुत प्रेरणा मिलती है। सर आज का हमारा कन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा, काफ़ी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेटिकली हम लोग रीच हुए, टेक्निकली भी हम लोग रीच हुए, हम लोगों ने विजुअल देखा, ज़्यादा समझ पाए। लेकिन हम चाहते हैं कि आज का जो सेशन है इसको समाप्त करने के पहले आपका एक संक्षिप्त संदेश हमारे दर्शकों के लिए। मेरा संक्षिप्त संदेश किसान के लिए है कि काला नमक चावल की अगर वो खेती करेंगे तो उनकी आमदनी दोगुनी नहीं होगी, तिगुनी होगी। ये हमारे 1-2 नहीं सैकड़ों किसानों के आंकड़े के ऊपर आधारित हम आपको बोल रहे हैं, तिगुनी होगी उनकी आमदनी। उपभोक्ता के लिए है, आजकल डायबिटिक्स बहुत हो रहे हैं, जिसको देखो मधुमेह का रोगी है, वो लोग काला नमक को भरपेट खाएं, बिल्कुल निश्चिंत खाएं। जिंक इससे बहुत ज़्यादा है तो जो कोरोना में भी थोड़ी इसकी मदद मिलेगी। तो सब कुछ भगवान बुद्ध का प्रसाद है, इसको ग्रहण करें, सबका कल्याण होगा। किसान के जेब में 2 पैसे भी ज़्यादा जाएंगे। हम इसको एक्सपोर्ट करें तो बासमती को भी ये मात दे सकता है आगे चल के। सर आप दर्शकों आपको ये सेशन कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताएं और ये इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं क्योंकि ये हमारे महत्वपूर्ण वीडियोस में एक है। सर आज आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आपको जागरण के सभी दर्शकों की तरफ से, जागरण परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत सारा आभार। आप लोग बने रहिए अपने दैनिक जागरण के साथ, अपने आकृति के साथ। फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में किसी विशेष मुद्दे पर। तब तक के लिए हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।